सर आपके बीच अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, उसका अगला वाला भाग मैं लेके आया हूं आपके बीच में। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या है? सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या? बच्चा सीखता तो है, तो अलग अलग कौन कौन सी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, वैकल्पिक चीजें हैं, उनसे बच्चा कैसे सीखता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। यानी एक सीखने के अलावा दूसरा क्या उपाय है, तीसरा क्या उपाय है, चौथा क्या उपाय है, पांचवा क्या उपाय है। एक उपाय ढीला हुआ, एक उपाय सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा उपाय क्या हो सकता है, दूसरा उपाय ढीला हुआ या सक्सेस नहीं हुआ तो तीसरा उपाय क्या हो सकता है। ऐसे अलग 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 प्रकार के जो उपाय है, वो उपाय क्या है सीखने के दरमियान, और बच्चा उसको कैसे लेता है, कैसे अडॉप्ट करता है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करेंगे आज का लेक्चर। बोर्ड वर्क करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है हमारा जो मुद्दा है, मुद्दे मुद्दे को पहले समझ लेते हैं, फिर मुद्दा अगर हम समझ लेंगे तो बिल्कुल आगे से अच्छी तरह से समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। चलिए फिर आते हैं। मुद्दा है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन। इन चिल्ड्रेन हमारा ये मुद्दा है, इसी मुद्दे को हमको पढ़ना है। ये मुद्दा हमारा, इसी मुद्दे को पढ़ना है, इसी मुद्दे को जानना है, इसमें क्या क्या है, और यहीं से हमारी थ्योरी भी स्टार्ट होगी, सीखने का सब कुछ प्रक्रिया भी यहीं से स्टार्ट होगा। चलिए तो समझते हैं। सबसे तो पहले समझेंगे अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक वैकल्पिक मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई एक एक साधन है, हमारे पास कोई एक ये साधन है, ये साधन अगर हमें मिलता नहीं है, ये साधन हमारे किसी वजह से इसमें हम प्रभावी नहीं हुआ है, इसमें ये प्रभावी नहीं हुआ है, तो जब प्रभावी नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, इस साधन को छोड़ देते हैं। इस साधन को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कोई साधन पकड़ते हैं। कोई दूसरा साधन पकड़ते हैं कि क्या ये दूसरा वाला साधन जो है यह सक्सेस हो सकता है, क्या ये दूसरा वाला साधन है, ये सक्सेस हो सकता है, तो हम इसको देखते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं कि क्या इसके जरिए हम पहुंच सकते हैं क्या। तो इसको ट्राई करते हैं, अगर ये भी सक्सेस नहीं हुआ, अगर ये भी नहीं सक्सेस हुआ तो हम क्या करते हैं, हम कोई तीसरा साधन चुनते हैं, उस तीसरे साधन के जरिए हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस तीसरे साधन से पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर तीसरा साधन भी नहीं सक्सेस हुआ तो हम क्या करते हैं, हम चौथा साधन खोजने की कोशिश करते हैं। चौथा साधन खोजने की कोशिश करते हैं कि चौथा साधन क्या हमारा सक्सेस होगा क्या। कोई ना कोई साधन तो मिलेगा ही, कोई ना कोई साधन तो मिलेगा ही हमको पहुंचने के लिए, हमको वहां तक वैकल्पिक मतलब हमको वहां तक जो हमारा टारगेट है, जो टारगेट से टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई साधन तो होगा ही। तो वैसे ही एक साधन एक साधन अगर फेल हुआ तो दूसरा साधन, दूसरा साधन भी अगर फेल हुआ तो तीसरा साधन, तीसरा साधन भी फेल हुआ तो चौथा साधन। ऐसे अलग अलग साधन कौन कौन से हैं जिससे बच्चा ये अगर नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। चलिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लर्निंग के ऊपर ही ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने हम एक टीचर है, हम टीचर है और हम ट्राई कर रहे हैं, हमने बच्चों को बोल बोल के सिखाया, बच्चों को बोल बोल के सिखाया, बच्चे नहीं समझे, तो दूसरा क्या करेंगे, बच्चों को दिखा करके समझाएंगे। बच्चे दिखा कर भी नहीं समझे तो बच्चों को क्या करेंगे, चलो हम चल करके घूम के आते हैं, विजिट करके आते हैं, विजिट करके आए, वहां से बच्चों को नहीं समझाया, फिर हमने कहा चलो शायद करके करते हैं, करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, डूइंग करके करेंगे सीखेंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही एक नहीं, सीखने के सिखाने के अनेक प्रकार के साधन, अनेक प्रकार के साधन, वह साधन ही क्या कहलाते हैं, वह साधन ही कहलाते हैं वैकल्पिक साधन। यानी बच्चों के पास कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्शंस हैं, कौन कौन से ऐसी अवधारणाएं हैं कि जिससे कि बच्चा और अलग अलग प्रकार के तरीकों से सीख सकता है। यानी कॉन्सेप्शन मतलब क्या, अवधारणा, अवधारणा मतलब क्या, तरीके, तरीके। ये है वैकल्पिक, एक दो तीन चार, ये है ये तरीके हैं। अब इसी में से ये धारणा होगी, मान लीजिए अब ये धारणा हम इसको कह लेते हैं, ये कॉन्सेप्शन में आ जाते हैं। कॉन्सेप्शन क्या है, कॉन्सेप्शन की बात कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं इसको कहते हैं कि हम जो है लेक्चर के माध्यम से पढ़ाएंगे, लेक्चर वे, ये हो गया लेक्चर वे, ये हो गया डेमोस्ट्रेशन वे। डेमोस्ट्रेशन वे टीचर पढ़ा रहा है या डेमोस्ट्रेशन करा रहा है, यहाँ पे जो है लर्निंग बाय डूइंग करा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग करा रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ विजिट करा रहा है, यहाँ बच्चे को
विजिट करा रहा है, या फिर यहाँ पे जो है बच्चा ह्यूरिस्टिक मेथड अपना रहा है, टीचर ह्यूरिस्टिक मेथड अपना रहा है। तो ऐसे एक नहीं, एक तरीका नहीं, दूसरा, दूसरा तरीका नहीं, तीसरा, तीसरा तरीका नहीं, चौथा, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लर्निंग करने के, सीखने के। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, वही सीखने के तरीके, कॉन्सेप्शन बच्चा कैसे अपनाता है, बच्चा कैसे अपनाता है, इसी के बारे में जानना है। इतना तो समझ में आ गया ना कि वैकल्पिक क्या है। वैकल्पिक मतलब क्या, मतलब वो अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, हमारे पास क्या व्यवस्था है, हमारे पास बैकअप में क्या है। ये नहीं हुआ तो हम ये पकड़ लेंगे, ये नहीं हुआ तो हम ये पकड़ लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये पकड़ लेंगे, हमारे पास बैकअप में है। इसके आधार पे नहीं सीख पाएंगे, दूसरा पकड़ लेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा पकड़ लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमको एक गंतव्य, हमारा ये एक गंतव्य है, हमारा एक प्लेस है, हमारा एक प्लेस है। इस प्लेस से हमको इस प्लेस तक जाना है। ये प्लेस है और इस प्लेस तक हमको जाना है। इस प्लेस से हमको इस प्लेस तक अगर जाना है तो क्या करेंगे, हमारे पास जाने के लिए साधन क्या होगा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के हमारे पास साधन एक ये हो सकता है सीधा जाने का, एक सीधा जाने का रास्ता हो सकता है। चलिए ये सीधा जाने का रास्ता है। अब यहां तक तो ये है, यहां तक सीधा है। अब बीच में यहां से यहां तक जो है कोई परेशानी हो गई है, बाढ़ आ गई या कुछ आ गया है, अब यहां से यहाँ रास्ता कट गया है, ये रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ कोई पुल नहीं है, हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाकर के यहाँ एक पुल है, यहाँ पुल है, नदी ये भी आ रही टूटा हुआ यहाँ भी, बट यहाँ पुल है, पुल से आकर के फिर हम यहाँ ये रास्ता पकड़ कर जा सकते हैं। ये हो गया। या फिर तीसरा रास्ता है, कि तीसरा रास्ता है हम यहाँ से पानी, पानी अंदर है, पानी के अंदर से जा सकते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर जा सकते हैं। या तीसरा रास्ता क्या हो सकता है, तीसरा रास्ता है कि हम यहीं पे कोई एक वैकल्पिक पुल बना ले, कोई एक वैकल्पिक पुल बना ले, वैकल्पिक पुल बना करके जा सकते हैं। ऐसे क्या है, एक नहीं अनेकों रास्ते हैं जैसे कि हम यहाँ पहुंच सकते हैं। एक हो गया एक एग्जाम्पल। ये सारे तरीके हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट तरीके हैं जिससे कि हम जा सकते हैं। चलिए तो एक एक और रास्ता ले लेते हैं। मान लीजिए हमको इस स्थान से इस स्थान तक पहुंचना है, हमको हम यहाँ पे है और यहाँ से हमको यहाँ जाना है। मान लीजिए ये हम है बीबीएन में, हम भावनगर में है, और हम यहाँ से हमको जाना है अहमदाबाद, हमको अहमदाबाद जाना है। अब हमको बीबीएन से अहमदाबाद जाना है तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमको यहाँ पे एक तो है बस का रास्ता, ट्रेन का रास्ता, ट्रेन का रास्ता, ट्रेन के रास्ते पर गए, ट्रेन छूट गई। चलिए ट्रेन तो छूट गई, अब क्या करें, अब दूसरा रास्ता है बस। बस, अब बस जो है, बस भी अब ऐसा टाइम हो गया कि बस और ट्रेन का टाइम सही था, अब बस जो है ये 3 घंटे के बाद है, बस तो है बट 3 घंटे के बाद है। ट्रेन तो है ही नहीं, ट्रेन दूसरे दिन है। अब क्या करेंगे, 3 घंटे तक वेट करें, हमको तुरंत पहुंचना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्सी का कोई साधन अपनाएंगे। टैक्सी, टैक्सी जाती तो है, टैक्सी बट महंगी है, रिजर्व करके जा रही है। अब चलिए टैक्सी का भी साधन नहीं, टैक्सी भी कट गई। यानी पहले था ट्रेन, फिर था बस, फिर था टैक्सी, टैक्सी भी कट गई। अब हम क्या करें, अब ये भी नहीं है तो देख रहे हैं कि कई सारे लोग एक यहाँ से एक गाड़ी, एक वाहन जा रहा है यहाँ पे, एक दूसरी बस, मिनी बस, एक मिनी बस यहाँ से जा रही है, मिनी बस निकल रही है। अब इस मिनी बस से जाने के लिए, अब इसमें इसमें ऑलरेडी भरी हुई है, ऑलरेडी 20 लोग इसमें भरे हुए हैं। 21वां प्लस मैं होने वाला हूँ, 21वां मैं होने वाला हूँ, तो क्या करूंगा, या लटक के जाऊं या ना जाऊं, और ये बिल्कुल रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसके अलावा हमको कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये छूट गया है, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, हमको पहुंचना है तुरंत, तो हम क्या करेंगे, यही रिस्क लेंगे कि हम इसी से चलते हैं, चलो इसी में थोड़ा सा पतला होकर के जगह बना लेंगे, चलेंगे। तो ये क्या है, ये एक नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा नहीं, चौथा, ये हमारे अल्टरनेट है। अल्टरनेट है, ऐसे बच्चा भी सीखने के लिए अल्टरनेट ऑप्शन चुनता है। अल्टरनेट ऑप्शन चुनता है कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, तो चुनता है। वैसे ही ऑप्शंस जो है वो वही ऑप्शंस, मतलब कॉन्सेप्शन, धारणा, वह कौन सी अवधारणा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी वस्तु है जिसके जरिए वो अल्टरनेट की हम लर्निंग करा सकते हैं, बच्चे को लर्निंग करा सकते हैं। तो लर्निंग कराने के लिए लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ह्यूरिस्टिक, ऐसे ही विजिट, बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए हम बच्चों को करा सकते हैं। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा लर्निंग की अवधारणा पढ़ लेते हैं, हालांकि पढ़ा हुआ है, बस थोड़ी सी समझ लेंगे लर्निंग क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले मैंने आपको ये खाली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया है कि ये जो इसमें बात क्या कही जा रही है, और इसी के आधार पे बहुत सारे जो थियरिस्ट हैं, वो बिहेवियरिस्ट हो, चाहे कॉग्निटिव थियरी हो, चाहे सोशल लर्निंग थियरी हो, इन सारे लोगों ने वे बताया हुआ है, इन सारे लोगों ने इसी में वे बताया हुआ कि ऐसे कौन कौन से वे हैं, ऐसे कौन कौन से अल्टरनेट कॉन्सेप्शन है जिसके जरिए लर्निंग हो सकती है। तो थियरी भी हम इसी के तहत पढ़ेंगे, थियरी भी हम इसी के तहत पढ़ेंगे। थियरी हो सकता है आज ना हो, आज क्लियर ना हो, बट हम थियरी कल से स्टार्ट कर लेंगे। इसी में अंदर इसी के अंदर जो वे बताएंगे, वो सारे वे थियरी के आधार पर सुझाए गए हैं, सिद्धांतों के आधार पर वो वे सुझाए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो बात करते हैं, सबसे पहले लर्निंग को समझ लेते हैं। लर्निंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग को समझते हैं, इसको मिटा देते हैं।
बात लेते हैं लर्निंग। अगर आप लोगों को कहीं कोई समस्या होगी तो हमको जरा एक बार पूछ लेंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, बता दीजिए। ये समझ में नहीं आया, बता दीजिए। चलिए तो यहाँ सब सीखते हैं लर्निंग क्या है, लर्निंग की अवधारणा। नमस्कार। अधिगम की अवधारणा। अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, तो हम चलिए आइए कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं। लर्निंग की अवधारणा, अधिगम की अवधारणा क्या है उसके बारे में समझते हैं। अधिगम क्या है? तो अधिगम, अधिगम हुआ जो हमारे आसपास सारी जगहों पे घटित हो रहा है और उससे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उससे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, वही क्या है? वही है, वह लर्निंग है। अधिगम क्या है? अधिगम हुआ है, अधिगम हुआ है जो जो अधिक या कम रूप में, अधिक या कम रूप में संसार में घटित हो रही, संसार में घटित हो रही, संसार में घटित हो रही चारों तरफ की घटनाओं, चारों तरफ की घटनाओं के अवलोकन, के अवलोकन, के अवलोकन के प्राप्त किए गए ज्ञान, प्राप्त किए गए ज्ञान से, प्राप्त किए गए ज्ञान से है। यानी क्या? अधिगम क्या है? अधिगम वह है, अधिगम वह है जो अधिक हो जाए, चाहे वो अधिक हो चाहे वह कम हो। अधिगम अधिक भी हो सकती है और अधिगम कम भी हो सकती है। अधिगम बहुत ज्यादा भी हो सकती है और अधिगम कम भी हो सकती है। और अब कम और ज्यादा कहां से होगी? तो कम और ज्यादा होगी तो कहां से? जो संसार में जो हमारा एनवायरमेंट है, या संसार के लीजिए जो हमारा भौतिक जगत है, जो भौतिक जगत है, जो जगत है, उस जगत में जो कुछ भी व्याप्त हो रही है, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे पूरे दिन की बात कर लीजिए, चाहे पूरे सप्ताह की बात कर लीजिए, चाहे पूरे महीने की बात कर लीजिए, चाहे पूरे वर्ष की बात कर लीजिए, चाहे एक एक पल की बात कर लीजिए, चाहे एक एक घंटे की बात कर लीजिए, उन समय में जो कुछ भी आसपास घटित हो रहा है, जो कुछ भी आसपास घटित हो रहा है, उस घटना से जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन करके जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वही क्या है? वह लर्निंग है। अब ये लर्निंग हमारे आसपास के वातावरण से, यहाँ पे मैं हूं और हमारे आसपास का ये वातावरण है, आसपास का वातावरण है, इसी को ब्रेन यूरी ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर ने भी बताया हुआ है। इसी को यूरी ब्रोन फ्रेंड ब्रेनर ने बताया, इसके 5 उन्होंने बताया। अभी हम खाली इसके लिए जो है माइक्रो लेवल की बात करते हैं। माइक्रो लेवल में मान लीजिए इसके हमारे आसपास कौन है? हमारे आसपास हमारा परिवार है, हमारे आसपास हमारा जो है हमारा पड़ोस है, हमारे आसपास हमारा जो है वो समाज है, हमारे आसपास सभी लोग हैं। अब इनके आसपास से हम यहाँ से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, 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 हम सब जगह से ग्रहण कर रहे हैं, सारी बातें हम ग्रहण कर रहे हैं, सारी बातें हम ग्रहण कर रहे हैं। अब ये जो ग्रहण कर रहे हैं, यह ग्रहण चाहे हो सकता है अस्थायी रूप में हो सकता है, चाहे स्थायी रूप में हो सकता है, चाहे अस्थायी रूप में हो सकता है। यह ग्रहण हमारा स्थायी या अस्थायी रूप में हो सकता है, चाहे यह ज्यादा हो सकता है या यह कम हो सकता है, यह ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। जो कुछ भी हम वातावरण से जो कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे हमारे घर परिवार से, चाहे हमारे पड़ोस से, चाहे हमारे विद्यालय से, चाहे हमारे आसपास के लोगों से, हमारे मित्रों से, जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, यही हमारा भौतिक जगत है। हमारे आसपास जो घूम रहा है हमारा भौतिक जगत है, ये हमारा संसार है। इस संसार से जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन से हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में स्थायी रूप में, ज्यादा में या अस्थायी रूप में, कम में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं लर्निंग। क्या होगा? लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या? हमारे आसपास की वस्तुओं से प्राप्त, अवलोकन द्वारा प्राप्त किए गए सूचना, प्राप्त किए गए ज्ञान से जो परिवर्तन होता है, वही हमारा होता है लर्निंग। चलिए क्या हो गया? ये हो गया लर्निंग। एक ऐसी प्रक्रिया है जो जो प्रशिक्षण के द्वारा हमको मिलती है और हमारे अंदर रूपांतरित होती है। और क्या होता है लर्निंग?
अधिगम प्रशिक्षण के उपरांत उपरांत प्रशिक्षण के उपरांत व्यवहार में हुए मूलभूत परिवर्तन से, व्यवहार में हुए मूलभूत परिवर्तन से। यानी अधिगम क्या है? अधिगम प्रशिक्षण के उपरांत हमने हमने किसी बच्चे को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद उसके व्यवहार में जो कुछ भी मूलभूत परिवर्तन हुआ, वही क्या है? वो लर्निंग है। एक बच्चा है, एक बच्चे को, मान लीजिए एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, ध्यान करिए, मैं हर चीज को एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ। एक बच्चा है, इस बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था कि ये इसके आसपास का वातावरण है, इसको आसपास के वातावरण से जो कुछ भी ये सीखता है। एक मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया था, आपने ये सीख लिया। चलिए अब हम दूसरा वाला लेते हैं, दूसरे वाले को एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा, इस बच्चे को ब्रश करना नहीं आता है, इस बच्चे को ब्रश करना नहीं आता है। ये डेली एक्टिविटी रूटीन है, डेली रूटीन एक्टिविटी है, इसको डेली रूटीन एक्टिविटी के जरिए हम समझा रहे हैं। मान लीजिए बच्चे को ब्रश करना नहीं आता है, तो ब्रश करने के लिए हमने क्या किया, इसको ट्रेनिंग दी। ये आईडी बच्चा हो सकता है या छोटा बच्चा बहुत हो सकता है, इसको हमने ब्रश करना सिखाया, ब्रश करने की ट्रेनिंग दी। एक दिन दी, 2 दिन दी, 3 दिन दी, 4 दिन दी, 5 दिन दी, लगातार इसको ट्रेनिंग दी। डेली हमने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हमने कई दिन इसको जो है ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद अब ये बच्चा जो है, पहले ब्रश करना नहीं आता था, अब इसके अंदर में व्यवहारिक परिवर्तन हो गया। ये बच्चा क्या है, अब ब्रश करना सीख गया है। ब्रश कैसे करते हैं, ब्रश करना सीख गया, ब्रश करना सीख गया। प्रभाव किसका हुआ, प्रभाव किसका हुआ इस पर प्रभाव हुआ कैसे, ट्रेनिंग का। किसका हुआ, तो ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग हमने दी बच्चे को, ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने से बच्चे ने वो सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की, उस चीजों को नकल किया, उस चीजों को अपने अंदर जो आत्मसात किया, एजिमुलेशन किया, उसको जो है इंटरलाइज किया। इंटरलाइज करने के बाद बच्चे ने वो ब्रश करना सीख लिया। तो यही इस अवस्था के बाद जो यह अवस्था में परिवर्तन हुआ, इस अवस्था के बाद जो इस अवस्था में परिवर्तन हुआ, यही होगा क्या, इसी कहते हैं लर्निंग। यानी इस अवस्था में बच्चा नहीं सीख पा रहा था, इस अवस्था के बाद उसको ट्रेनिंग दी गई, प्रभाव ट्रेनिंग का हुआ, और उस ट्रेनिंग की वजह से अब बच्चे के अंदर में व्यवहार में परिवर्तन आया। व्यवहार में परिवर्तन आया, वही जो परिवर्तन हुआ वो हुआ एक लर्निंग के रूप में, वह लर्निंग के रूप में। तो यह सकारात्मक रूप में, यह जो है वह फॉर्मल रूप में, इनफॉर्मल रूप में, कई रूपों में हो सकता है। इसके कई सारे तरीके, वही मैं बता रहा था कि अल्टरनेटिव। तो ये बच्चा इस तरह से नहीं सीख पा रहा है, तो किसी और तरीके से सीखेगा, किसी और तरीके से सीखेगा। हमारा टारगेट क्या होगा, बच्चे को इस अवस्था से दूसरी अवस्था में लेके जाना। इस अवस्था मतलब क्या, इस अवस्था में बच्चे को नहीं आता है, अब उसको आने लगे, या करने आने लगे, उस अवस्था में बच्चे को लेके जाना, इसी कहते हैं क्या, लर्निंग। चलिए ये भी हमको आगे समझ में कि अधिगम प्रशिक्षण के उपरांत व्यवहार में हुए मूलभूत परिवर्तन से है। आगे चलते हैं, तीसरा लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की आदतें, ज्ञान व प्रवृत्तियां बच्चा प्राप्त करता है। क्या है अधिगम, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा बच्चा विभिन्न आदतें विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं प्रवृत्ति, टेंडेंसी, प्रवृत्ति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति बच्चा यहाँ पे प्राप्त करता है, उसे कहते हैं क्या, लर्निंग। तो अधिगम क्या है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा बच्चा क्या है, अपने अलग अलग प्रकार की आदतें, अलग अलग प्रकार का ज्ञान, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति प्राप्त करता है। और जो है वो प्राप्त कैसे करता है, वह अपनी आवश्यकता के आधार पे, यह सब बच्चा अपनी आवश्यकता अपनी आवश्यकता के आधार पर प्राप्त करता है। यानी बच्चा अपनी आवश्यकता के आधार पर, ये लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बच्चा अपनी आवश्यकता के आधार पर
विभिन्न प्रकार की आदतें, ज्ञान एवं प्रवृत्ति प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार की आदतें, ज्ञान एवं प्रवृत्ति प्राप्त करता है। यानी अधिगम जितना बच्चा करेगा, यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसकी आदतों में निर्माण करता है, उसके ज्ञान में निर्माण करता है, उसकी प्रवृत्ति में निर्माण करता है। अलग अलग प्रकार की आदतें, जैसे जो भी है, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, ये सब अच्छी आदतें, बुरी आदतें का भी निर्माण करने का काम यही होता है। यहाँ पे बच्चे को ज्ञान देने का, एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक लेके जाने का भी काम होता है। बच्चे के अंदर भी प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति मतलब वो गुस्सा बहुत करता था, गुस्से को हमने कंट्रोल किया तो लर्निंग हो गई, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे खुश रहना है, ये सारी प्रवृत्तियां भी बच्चा जो है वहां करने लगता है। तो ऐसे ही अधिगम क्या है, अधिगम से बच्चा अपनी आवश्यकता के आधार पे, मांग के आधार पे वह अपने आदतों, ज्ञान एवं प्रवृत्ति में सुधार करता है। इसे भी कहते हैं लर्निंग। चलिए तो आगे चलते हैं, बात करते हैं लर्निंग को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, उसके बारे में जानते हैं। लर्निंग को, अधिगम को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। इतना हो गया, आगे चले। इतना हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछेगा। इतना हो गया तो आगे चले, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछेगा। लर्निंग के बारे में अभी तक हमने जाना, अभी तक हमने अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में जाना, अभी तक हमने अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में जाना और लर्निंग के बारे में जाना। चलिए मैसेज करिए अगर आ गया हो तो, मैसेज करिए। ओके, ओके, सारे लोगों के आने चाहिए। श्रेणी चारण, श्रेणी, श्रेणी चारण, श्रेणी चारण आ गया। मनीष, गुड। आगे चलते हैं, हाँ। चल, तो यहां तक हो गया, अधिगम के बारे में समझ में आ गया, अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में समझ में आ गया कि अधिगम क्या होती है। अधिगम और भी बहुत सारा कुछ होता है कि उसमें व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये निरंतर प्रक्रिया, ये सभी चीजें हैं उसी की तरह। ये विशेषताएं मैंने पीछे वाले लेक्चर में बता दिया हुआ है, इसकी विशेषताएं। पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने लर्निंग के बारे में बताया हुआ था। लर्निंग और क्या है, लर्निंग के बी स्क्वायर है, लर्निंग के बी स्क्वायर है, लर्निंग के बी स्क्वायर है, इसके बारे में मैंने बता दिया हुआ था। चलिए ये सब भी आएगा धीरे धीरे। तो लर्निंग की अवधारणा भी मैंने इसमें एक चीज और ले सकते हैं आप, हालांकि पीछे बता दिया है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग में के बी स्क्वायर, लर्निंग के बी स्क्वायर है, के मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी। के मतलब क्या, तो नॉलेज, नॉलेज, बिहेवियर और बिलीव, बिलीव बच्चे के इसमें परिवर्तन करना, परिवर्तन करना, परिवर्तन करना किसमें, तो चेंज, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिलीफ। बच्चे के बिहेवियर में बदलाव लाना, बच्चे के नॉलेज में बदलाव लाना, बच्चे के बिलीफ में बदलाव लाना, यही क्या है, यही है लर्निंग। लर्निंग इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, लर्निंग इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, के बी स्क्वायर इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी। के इज इक्वल टू नॉलेज, बी इज इक्वल टू बिहेवियर और बी इज इक्वल टू बिहेवियर। के बी स्क्वायर मींस कि नॉलेज, नॉलेज में परिवर्तन लेके, बिहेवियर परिवर्तन लेकर के, बिलीव में परिवर्तन लेके, इन सारे चीजों के परिवर्तन में लेकर के क्या बनता है, लर्निंग बनता है। इन सभी के एक के बी स्क्वायर है ना, यानी उसके ज्ञान में भी बदलाव लाना, बिहेवियर में बदलाव लाना, उसके विश्वास में बदलाव लाना है। इन सारे बदलाव को जब ला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लर्निंग। तो ये भी है लर्निंग की विशेषता। लर्निंग की अवधारणा इस तरह से भी होती है। चलिए ये हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ था। चलिए अब समझते हैं कि अधिगम को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। अधिगम को सुनिश्चित करना, अधिगम को सुनिश्चित करना। तो अधिगम को कैसे सुनिश्चित करेंगे, चलिए उसको जानते हैं। अधिगम को सुनिश्चित कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसके व्यवहार को स्थायी रूप में बदलना पड़ेगा। अधिगम अगर सुनिश्चित करना है तो उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना पड़ेगा। व्यवहार में स्थायी, व्यवहार में स्थायी रूपांतरण,
व्यवहार में स्थायी रूपांतरण, यानी उसके व्यवहार में जितना लर्निंग होगी, जितना लर्निंग हो, मैंने यहाँ बताया था ना, यहाँ बताया था के बी स्क्वायर, तो के बी, बी मतलब बिहेवियर, बी मतलब बिलीव, तो उसके व्यवहार में बदलाव लाना है, व्यवहार बदलाव लाना है, उसके नॉलेज में बदलाव लाना है, तो यहाँ पे उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, वही बताया था ना के बी स्क्वायर। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, तो उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना भी क्या है, यह लर्निंग है। लर्निंग को सुनिश्चित कैसे करेंगे, उसके व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन लाएंगे तो लर्निंग उसके अंदर हो जाएगी। और क्या, उसके जीवन की मांगों से मिलने वाली, जीवन की मांगों से मिलने के लिए, जीवन की मांगों से मिलने वाले, जीवन की मांगों से मिलने वाली, जीवन की मांगों से मिलने वाली वृत्तियां, ज्ञान, आदतें, वृत्तियां, ज्ञान में बदलाव लाना, में बदलाव लाना, यानी क्या, तो उसके उसके ज्ञान में बदलाव लाना, यानी देखिए यहाँ पे क्या है, वृत्तियां यानी उसके बिलीव में बदलाव लाना, उसकी आदतें यानी उसके व्यवहार में बदलाव लाना, वही यहाँ पे भी कह रहा है, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि उसके ज्ञान, आदत को कह सकते हैं क्या, उसके व्यवहार, ज्ञान को कह सकते हैं उसके नॉलेज, और वृत्तियों को कह सकते हैं उसके बिलीव, यानी इसमें भी बदलाव लाना, मांगों से मिलने वाली, वही के बी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है कि यानी आदतें, ज्ञान और वृत्तियों में बदलाव लाना, यहाँ पे भी वही है, केबी स्क्वायर में बदलाव लाना भी क्या है, यह लर्निंग है। लर्निंग को कैसे सुनिश्चित करेंगे, जब हम उसके केबी स्क्वायर में बदलाव ला देंगे तब, केबी स्क्वायर में बदलाव ला देंगे तब होगा। अब लर्निंग क्या है, लर्निंग सतत प्रक्रिया है, अधिगम सतत प्रक्रिया है, तो सतत प्रक्रिया है, इसे इसे सतत चलाना चाहिए, इसे सतत चलाना चाहिए, यानी ये सतत प्रक्रिया है तो सतत चलाना भी चाहिए। जब सुनिश्चित कब होगा, सुनिश्चित कब होगा, जब उसको सतत प्रक्रिया में ढालेंगे, सतत प्रक्रिया में रखेंगे बच्चा, तब और लर्निंग करेगा। बच्चे को लगातार हम उस सतत प्रक्रिया के अंदर रखेंगे तो बच्चा वहां से कुछ ना कुछ एक्वायर करेगा। ये नहीं कि हमने इसको डब्बे में बंद कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया तो बच्चा कुछ देखेगा नहीं, बच्चा कुछ समझेगा नहीं, भौतिक जगत को से परसिप्ट नहीं कर पाएगा, वहां से कुछ सेंसेशन नहीं करेगा, तो बच्चे को लर्निंग नहीं होगी। तो लर्निंग करने के लिए उसको भौतिक जगत में ढकेलना, भौतिक जगत में उसको रखना, तो भौतिक जगत में जब रहेगा वहां पे तो ऑटोमेटिक उसकी लर्निंग होगी। लर्निंग और क्या है, तो अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है, अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। प्रत्यक्ष लक्ष्य है क्या मतलब कि अगर कोई टारगेट रखे रहेगा, टारगेट रखा रहेगा तो ऑटोमेटिक लर्निंग होगी। जैसे मान लीजिए आप लोगों का टारगेट है क्या, रीड, आप लोगों का टारगेट है रीट, और ये एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष टारगेट है कि हमको इसको प्राप्त करना है, तो रीट प्राप्त करना है, तो रीट प्राप्त करने के लिए आप तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के चैनल्स, तरह तरह के टीचरों को आप पढ़ रहे हैं और लगातार अभ्यास कर रहे हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, आपका लर्निंग में सुधार होगा। तो इसलिए लर्निंग क्या है, एक प्रत्यक्ष लक्ष्य भी है। अधिगम सुविचारित है, अधिगम सुविचारित है, यानी इसको बिल्कुल सुविचार करके, बिल्कुल प्लान करके जो है सीखा जाता है। अधिगम एक सुविचारित है, सुविचारित यानी एकदम बिल्कुल प्लान है। प्लान जब होगा तो हमको लर्निंग ऑटोमेटिक होगी। लर्निंग हमको जो है मतलब इनफॉर्मल रूप में भी होती है, बट यहाँ पे जो अगर हमको लर्निंग बेहतर करनी है तो क्या होगा, उसको सुविचारित करना पड़ेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लेकर जाना पड़ेगा, तब यह लर्निंग होगी। लर्निंग एक सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं आप। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब क्या, जितना बच्चा एक्टिव रहेगा उतना ही बच्चे को लर्निंग होगी, जितना एक्टिव रहेगा, जितना एक्शन करेगा उतना ही बच्चे के पास लर्निंग होगी। यह वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम भी है। कल एग्जांपल आया था कि यह परिणाम भी होता है, लर्निंग परिणाम भी होता है। कल कल एक प्रश्न आया हुआ था, यह वातावरण के साथ, वातावरण के साथ परस्पर
क्रिया का परिणाम है, क्रिया का परिणाम है। अब परिणाम कैसे है देखिए, यहां पे मैंने कहा केबी स्क्वायर इज इक्वल टू लर्निंग, केबी स्क्वायर इज इक्वल टू लर्निंग। तो लर्निंग कैसे होगी, लर्निंग परिणाम किसका होगा, लर्निंग परिणाम किसका होगा, जब वो वातावरण के साथ में इंटरेक्ट करेगा वहां से नॉलेज लेगा, जब वातावरण के साथ में इंटरेक्ट करेगा वहां से उसका बिहेवियर बदलाव लाएगा, जब वातावरण के साथ में इंटरेक्ट करेगा और उसके बिलीव में बदलाव लाएगा, तब जाकर के उसके अंदर में परिणाम आएगा। यानी लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम भी है। जितना हम वातावरण में जाएंगे ढलेंगे उतना ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो हाँ, जो कुछ भी बदलाव आएगा, जो कुछ बदलाव आएगा, जो कुछ भी परिणाम आएगा, वो परिणाम भी हमारा क्या कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगी। यानी वातावरण में हमारे हमारे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए आप जो है कहीं गए और कहीं एक सत्संग में गए, कहीं एक सत्संग में गए और वहां पे सत्संग में कहीं चल रहा था सत्संग, और आप अचानक से चले गए, आपको पता नहीं था यहाँ सत्संग है, किसी के साथ घूमने का, और वहां मतलब बैठे बैठे थोड़ा वहां सत्संग चल रहा था, थोड़ा आपको मतलब अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। और उस सत्संग में जो जो सत्संग कहने वाले थे, जो सत्संग कहने वाले थे, वो सत्संग से आप जो है उनके कहने से आप इतना प्रभावित हुए कि यहाँ बैठे थे और वहां पे ध्यान मग्न हो गए, आप बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए, और यहाँ से सब कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं, ये यहाँ से दे रहे हैं और आप जो है सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ये सब आपके अंदर जा रहा है, सब ग्रहण कर रहे हैं। और ग्रहण करने के बाद आप जब घर पे आए, अपने घर पे गए तो घर पे सारी वृत्तांत आपने सुनाया, बोले कि बहुत बढ़िया है, ये सब मोह माया को छोड़ देना चाहिए, हमको तो ईश्वर के शरण में चलना चाहिए, हमको ईश्वर के लिए चलना चाहिए। यानी आपने क्या किया, आप यहाँ पे बाहर से घूमते घूमते आए, यहाँ बैठे, इनके इनके सानिध्य में बैठे, और आपके पास सीख हुई, लर्निंग हुई कि नहीं भाई, ये सब भौतिक जगत है, मोह माया को छोड़ देना चाहिए, हमको तो जो है प्रभु जी ने मतलब इतना ज्ञान बता दिया, इतना सिखा दिया, समझा दिया कि अब तो कुछ है ही नहीं। तो आप में क्या हुआ, बदलाव हुआ, आप में बदलाव हुआ, आप तुरंत जो है बदलाव में चले गए। तो एक तो मैंने ये बताया, दूसरा मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ये नदी है, नदी में पानी बह रहा है, और पानी बह रहा है, आप यहाँ पे किनारे पे आए और आपने देखा पानी में है, चलो थोड़ा सा जंप लगाते हैं, पानी में नहाते हैं, आपने जंप लगाया, पानी में आ गया, जंप लगाया आपने, जैसे ही जंप लगाया वहां पे आप डूबने लगे, आपका पानी अंदर, मतलब आप उसमें, अब क्या है, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आप हाथ पांव मारोगे या कुछ भी, वहां पे सहारा होगा तो सहारे को पकड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो आपने सहारे को पकड़ा या किसी को पकड़ा, या आपने वहीं पे हाथ पांव मार करके आपने सीख करके बाहर निकल गए, यहाँ पे आपने अचानक वातावरण में आप अचानक आए, और आकर के वहां पे जो कुछ भी एक्टिविटी करी, उस एक्टिविटी के जरिए आपने सीख लिया, और वो सीखना भी क्या होगा, वो परिणाम होगा। एक ये हो गया। दूसरा कि आपको कई बार, एक तो मैंने एक सडन सडन लर्निंग बताई, दूसरी आप गए और आपको सीखना नहीं है, आपको लर्निंग सीखनी, यहाँ पे आपको एक झटका लगा हुआ था, आप तो किसी तरह से बच गए। एक पॉइंट यहाँ पे भी है, आपको एक सीखने की जिज्ञासा यहाँ लगी, यार ऐसे ही पानी होगा तो हम अगर कहीं जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो आपने क्या किया, यार चलो कहीं से तैराकी की ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो आपने देखा कि कहीं इन लोगों को, कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपने यहाँ पे तो आपने जंप लगाया, देखा कि यहाँ कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती, तो आप यहाँ पे डूब रहे थे, डूबने से आपको लगा कि यार हमको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो आप यहाँ पे गए, वहां के कोच को पूछा कि हमको भी ट्रेनिंग लेनी है, हमको भी जो है तैरना है। तो तैरने के लिए आप यहाँ पे गए और जाकर के वहां पे आपने जो है सीखना सीखा, तैराकी करना सीखा। तो तैराकी करना सीखा, जैसे आपने वहां पे कई दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग ली, तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपके अंदर में बदलाव आया। तो ये सब क्या है, ये वातावरण के साथ में संक्रिया है, वो संक्रिया करने के बाद आप जो है क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। तो इसको कहते हैं वातावरण के साथ में परस्पर क्रिया का परिणाम जो होता है वह लर्निंग होती है। चलिए, तो इतनी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप लेकर के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब यहां से बात करेंगे हम आगे, कुछ दो हम एग्जांपल लेते हैं, उस दो एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि लर्निंग कैसे होती है और बच्चे कैसे सीखते हैं, कक्षा में, और क्या चुनते हैं और क्या चुनना चाहिए उनके लिए। दो दो एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल के जरिए बताते हैं आपको। या तो हो गया सभी का, समझ में आ गया है, अगर नहीं आया हो तो पूछेगा, अगर आया हो तो ठीक है, ना आया हो तो पूछेगा हमसे। लर्निंग के बारे में भी मैंने बताया कि लर्निंग कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, उसे मैंने आपको समझाया बाकायदा उदाहरण के साथ में। अब यहां से हम ये दो सिचुएशन लेते हैं और दोनों सिचुएशन में देखते हैं कि बच्चे कैसे लर्निंग करते हैं और टीचर कैसे लर्निंग कराता है। दो क्लासरूम है, उस दो क्लासरूम की चर्चा करेंगे। रिस्पॉन्स आप लोग सभी लोग करिएगा, अधिगम को समझने के लिए।
अधिगम को समझने के लिए कक्षाओं का अध्ययन। चलिए, 2 कक्षाएं हैं, उन दोनों का अध्ययन करते हैं। 2 कक्षाएं हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं। एक क्लासरूम, एक क्लासरूम है ये, और दूसरा क्लासरूम है ये यहाँ पे ए है और यह है बी। एक है ए क्लासरूम और दूसरा है बी क्लासरूम। चलिए हम समझते हैं इसको। समझते हैं, इसमें यहाँ पे कोई एक टीचर है, यहाँ पे कोई टीचर है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे भी कोई टीचर है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टीचर को कह लेते हैं यहाँ पे ब, और यहाँ को कह लेते हैं अ। ये अ टीचर है और ये ब टीचर है। दो दो टीचर है, इनकी क्लास में बच्चे हैं और इनकी क्लास में बच्चे हैं, दोनों क्लास में बच्चे हैं। अब ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद इनकी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए ध्यान करिएगा, दोनों क्लासों को समझिएगा, समझते हैं। यहाँ पे क्लास है, इस क्लास में ये टीचर है, ये टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी सामान्य वर्ग है, तो अभी सामान्य वर्ग की बात लेते हैं। अभी स्पेशल वर्ग की बात लेते हैं। स्पेशल वर्ग जो है वो सेमी सर्कल का आकार का होता है। यहाँ पे हम जो है ये वाली क्लास ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे सिखा रहे हैं, सारे बच्चों को सिखा रहे हैं। ये सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को सिखा रहे हैं। यहाँ पे इनका बोर्ड है, यहाँ पे इनका एक बोर्ड है, यहाँ पे इनका बोर्ड है, और ये बोर्ड पे ये कुछ लिख रहे हैं, मतलब आए और लिखे। ये हो गया एक क्लासरूम। दूसरी क्लासरूम यहाँ पे भी है, दूसरी क्लासरूम यहाँ पे भी है। यहाँ इनका बोर्ड है और यहाँ बच्चे हो गए। इन सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे भी ये टीचर पढ़ा रहे हैं। इनको बाद में लेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। पहले इनको समझ लेते हैं, जो रेक्टेंगल वाले, पहले इस वाली क्लास को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो टीचर है, यह क्या कर रहे हैं, यह जो टीचर है यह बच्चों को आए और आ करके इन्होंने एक संकल्पना ली। संकल्पना ली क्या? इन्होंने संकल्पना ली कि एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है। अब पेड़ पे जो है, इस पेड़ के ये जड़, पेड़ का ये इसके पत्ते और इसकी डालियां, और इस पे फूल लगा है, फूल भी लगा हुआ है, इस पे फल भी लगा हुआ है। किसका? इस पे फल, फूल, तना, पौधा, जड़, ये सारी संकल्पना, ये सारी संकल्पना यहाँ पे ये जो बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड पे बना करके ये सारा कुछ, मान लीजिए मैं यही बोर्ड बना देता हूँ। ये यहाँ पे बोर्ड बनाया उन्होंने, इस बोर्ड पे बना करके समझा रहे हैं। ये हो गया यहाँ पे बोर्ड, इनका बहुत बड़ा सा बोर्ड है, और ये टीचर जो है बोर्ड पे समझा रहे हैं। ध्यान करिएगा, ये क्लास ये है और एक क्लास ये है। अभी मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ। इस क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। टीचर आए, टीचर क्या कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, सेम टीचर की संकल्पना यहाँ पे मेरी मेरी है। ये मैं हूँ ए वाला टीचर, मैं ये वाला टीचर हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जरा आप लोग ध्यान देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, आप लोग को समझ में आए। ये आप लोग बताइएगा कि ये क्या है। आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा कि इसको क्या कहेंगे, इस वाले भाग को क्या कहेंगे। जवाब दीजिएगा फटाक, इस वाले भाग को क्या कहेंगे। यहां से ये वाला भाग है, इस वाले भागों को क्या कहेंगे। इस वाले भागों को क्या कहेंगे, जवाब फटाक। इस वाले भागों को क्या कहेंगे, जवाब क्विक 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 क्विक, तुरंत। इस वाले भागों को क्या कहेंगे। यहाँ पे ये वाला नीचे वाला भाग है, इसको जवाब। हाँ, चले गए सब लोग, है ना।
जड़। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? यहां से इसकी ये निकली हुई है, शाखाएं। ये निकला, इसको क्या कहेंगे? सेम, वेरी गुड। इसको क्या कहेंगे? ये इसके निकले हुए हैं अलग अलग, इसके ये अलग अलग निकले हुए हैं, इसको क्या कहेंगे? क्विक क्विक आंसर, क्विक आंसर। ये तो हो गया, यहां से इसके निकले हुए अलग अलग, क्या कहेंगे इसको? ब्रांच, वेरी गुड, ब्रांच। अब ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पे हमारा हमारा काम होता है पूरा, ये इतना ही हमको पूछना था। अब ऐसे ही टीचर क्या कर रहा है, टीचर ने ऐसे ही बोर्ड पे बनाया, बोर्ड पे बना करके सारी बातें बनाया कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और बच्चों से इंटरेक्ट भी किया, बच्चों से इंटरेक्ट किया, बच्चों को समझा दिया, बच्चे समझे भी कि ये इसको कहते हैं पूरा पेड़, और ये भाग जो होता है इसका, जो इसको कहते हैं, ये नीचे वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं जड़, ऊपर के कहते हैं तना, बाकी के होते हैं ब्रांचेस, और उसके बाद होता कहीं होता है पत्ती, फूल, फल, ये सब के बारे में संकल्पना उसने बता दी, संकल्पना बता दी। एक भाग था ये, बच्चे समझ भी गए, बच्चे यहाँ पे समझ भी गए, सारी सारी संकल्पनाओं को बच्चे समझ भी गए कि पेड़ के भाग होते हैं, पेड़ का जड़ होता है, तना होता है, उनके अंदर में दिमाग में बैठ भी गया। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टीचर टीचर क्या था, और जो पीपल्स थे वो क्या थे, इसकी बाद में संकल्पना करेंगे, इसकी बाद में संकल्पना करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक संकल्पना ये थी, इसको भी ये वाला हमने प्रश्न भी छोड़ा हुआ, यहाँ पे आ जाते हैं, इस पे प्रश्न पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं। यहाँ पे टीचर भी है, यहाँ भी टीचर है, यहाँ पे टीचर ने क्या किया कि पढ़ाने से पहले ही बच्चों को कह दिया कि आप सारे लोग क्या करिएगा, जाकर के अपने घर से एक पौधा लेके आइएगा, अपने घर से पौधा लेके आएगा, और पौधा लेके आएगा, पौधे में क्या, ऐसा पौधा ले आएगा जिसमें फल भी हो, फूल भी हो, ऐसा पौधा लेके आएगा, पत्ते भी हो, सब कुछ वो लेके आएगा। तो अब सारे बच्चों को बोला कि अपने बच्चे जो अपने अपने वातावरण में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उनको पता है, तो कोई कैसा पौधा लेके आया, कोई कैसा पौधा लेके आया, कोई कैसा पौधा लेके आया, सभी अलग अलग प्रकार के पौधे लेके आए। कोई पौधे में किसी के पास फूल नहीं था, किसी के पौधे में फूल भी था, फल भी था, किसी के पौधे में खाली पत्ते थे और उसकी जड़ें थी। तो ऐसे ऐसे पौधे बच्चे लेके आए। अब जो जो बच्चे लेके आए, मान लीजिए ये वाला बच्चा लेके आए, एक पौधा ये लेके आया, ये एक पौधा ये लेके आया, या एक मान लीजिए इसमें से एक पौधा लेके आया बच्चा, एक बच्चा इसमें से पौधा लेके आया, एक बच्चा इसमें से पौधा लेके आया, ये सारे बच्चे अलग अलग पौधे लेके आए। अब कहा कि ये वाले बच्चे जो है इस ग्रुप में बैठ जाए, ये वाले बच्चे एक ग्रुप में बैठ जाए, ये वाले बच्चे ये ग्रुप में बैठ जाए, ये वाले बच्चे एक ग्रुप में बैठ जाए, ये वाले बच्चे एक ग्रुप में बैठ जाए, और आपस में अध्ययन करें, आपस में अध्ययन करें, बताएं कि क्या है इसमें, कौन सा है, कौन सा है तना, तना क्या है, पत्ती क्या है, फूल क्या है, फल क्या है, जड़ क्या है, बताइए। अब ये अलग अलग बच्चों को, सबसे पहले बच्चों को अनुभव दे दिया, बच्चों को अनुभव दे दिया, बच्चे अपने घर पे अपने एक्सपीरियंस लेकर के अपने गांव, अपने घर के आसपास के वातावरण से आए, और आकर के उन्होंने पौधे लिए, सारे बच्चे पौधे लेके आए थे, और सारे बच्चों को एक अलग ग्रुप में, सभी बच्चों को ग्रुप में लगा दिया, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सारे बच्चे अलग अलग, अलग अलग बच्चे अपने अपने ग्रुप में डिस्कशन करें, डिस्कशन करके बताएं कि क्या पौधा है, क्या फल है, क्या फूल है, क्या कैसा है। अब यहाँ पे बताइए, दो कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे भी टीचर है, यहाँ पे भी टीचर है, और यहाँ पे भी पीपल है, यहाँ पे भी पीपल है। अब बताइए, यहाँ पे टीचर कैसा होगा, पीपल कैसा होगा, यहाँ पे टीचर होगा, पीपल कैसा होगा। चलिए इसमें बात करते हैं, यहाँ का टीचर कैसा होगा, यहाँ का टीचर कैसा होगा और पीपल कैसा होगा, बताइएगा। पहले हम ए वाले की बात कर लेते हैं, अ की, अ में बात करते हैं कि टीचर कैसा होगा। टीचर को किस रूप में जाना जाएगा, जैसे मैं हूं, मैं एज ए टीचर हूं, अब ये कहानी मेरी है, ये कहानी मेरी है, तो मैं कैसा दिखूंगा यहाँ पे, बताइएगा। यहाँ पे मैं टीचर हूं, मैं कैसा कहलाऊंगा, यहाँ पे मैं टीचर हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइएगा ये इस वाले में मैं कैसा कहलाऊंगा। जवाब क्विक क्विक, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जवाब। यहाँ पे मैं टीचर हूँ, एक टीचर की संकल्पना मैंने बताई, एक टीचर की संकल्पना मैंने यहाँ भी बताई, पीपल की संकल्पना यहाँ भी बताई, और पीपल की संकल्पना मैंने यहाँ भी बताई। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि, हाँ वेरी गुड मनीष, यहाँ पे क्या है, ये वाला टीचर सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पे टीचर एक्टिव है, यहाँ पे टीचर एक्टिव है, और बच्चे क्या है, वो पैसिव है, बच्चे पैसिव है, यहाँ पे टीचर एक्टिव है, यानी यहाँ टीचर सेंटर्ड, यहाँ सारा कुछ टीचर बता रहा है, टीचर एक्टिव है, बच्चे पैसिव है। जबकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे टीचर पैसिव है, यहाँ पे टीचर पैसिव है, और बच्चे क्या है, बच्चे एक्टिव है। दोनों जगह लर्निंग हो रही है, लर्निंग दोनों जगह हो रही है, सही बात है। लर्निंग लर्निंग दोनों जगह हो रही है, लर्निंग यहाँ भी हो रही है, लर्निंग यहाँ भी हो रही है, कॉन्सेप्ट यहाँ भी जा रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ भी जा रहा है। बेहतर तरीका क्या होगा, बेहतर तरीका लर्निंग का ये होगा कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर लेके आए,
ले क्या है, जब सीखेंगे तो उनका लर्निंग जो है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचेगा। यहाँ पे टीचर क्या है, टीचर बता रहा है, समझा रहा है सारी बातें, बोर्ड भी बता रहा है, बोर्ड भी बता रहा है, तो यहाँ पे बच्चे कुछ समय के लिए याद रखेंगे, कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। अगर बच्चे ने अपने खुद से किया हुआ एक्टिविटी खुद से करी हुई है तो उनके दिमाग में बिल्कुल बैठेगा। वो एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करके जब सीखेंगे उनके दिमाग में बिल्कुल बैठा रहेगा। तो बच्चे क्या है, एक तरीका यह है सीखने का, दूसरा तरीका यह है सीखने का, इन तरीकों के आधार पर भी बच्चे सीखते हैं। तो ऐसे ही सीखने का अलग अलग तरीका होता है, बच्चों का अलग अलग तरीका होता है, उन्हीं अलग अलग तरीकों से बच्चे सीखते हैं। जो हमारा सीखने का अभी हमारा मुद्दा था ना कि वह कैसे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्शन कैसे है, वो कॉन्सेप्शन कैसे है लर्निंग के, तो लर्निंग का कॉन्सेप्शन ऐसे है, एक बच्चा ऐसे भी सीखता है, दूसरा बच्चा ऐसे भी सीखता है। चलिए अब यहां से बात करते हैं, दोनों आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं, इन्हीं के आधार पे लर्निंग की विधियां बनी हुई है। इन्हीं के आधार पे ये मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताया, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ बताया, इन्हीं दोनों के आधार पे लर्निंग की विधियां बनी हुई हैं, उन्हीं लर्निंग विधियों के आधार पे बच्चे सीखते भी हैं। तो चलिए लर्निंग की विधियां समझ लेते हैं, कौन कौन सी लर्निंग की विधियां हैं। अधिगम की विधियां, ये आ गया समझ में, आप लोगों ने बना भी लिया, ड्रॉइंग भी कर लिया, आप लोग बना भी लिया, ड्रॉइंग भी कर लिया। आगे चलें, क्विक क्विक क्विक, आप लोग तुरंत जवाब दिया करिए, मुझे वेट करना पड़ता है। चलिए ओके, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ समझते हैं इन्हीं के आधार पे विधियां क्या है, लर्निंग की विधियां क्या है, उससे जोड़ते हैं लर्निंग की विधियां कैसे होंगी। अभी तक तो मैंने आपको लर्निंग बताया, लर्निंग का क्या तरीका होता है वो बताया, फिर लर्निंग को मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए, क्लास का एग्जाम्पल देकर के मैंने बताया कि इस तरह की क्लास होगी और उस क्लास में कैसे बच्चे सीखेंगे। इन्हीं के आधार पर सीखते हैं कि बच्चे बच्चों को सिखाने की विधियां क्या हो सकती हैं। अधिगम की विधियां, अधिगम की विधियां समझते हैं, अधिगम की विधियां, अधिगम की विधियां सीख लेते हैं क्या है। अधिगम की विधियां, अधिगम की विधियां जो हमने यहाँ पे बताया हुआ था क्या है, यह करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। पहला होगा क्या, यहाँ पे करके सीखना, करके सीखना, बच्चे क्या करेंगे, करेंगे और सीखेंगे, बच्चे खुद से करेंगे और खुद से सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी। फिर आगे निरीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्वेशन करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, एक तरीका ये भी है बच्चों का, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चे क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करके सीखेंगे। उनको हमने कहीं एक हमने सिचुएशन में डाल दिया, अब एक सिचुएशन में डाल दिया, बोला कि इस सिचुएशन में जाओ सभी लोग, यहाँ से इंटर करो, सारे बच्चे इंटर किए, खड़े हो गए, इंटर किए, खड़े हो गए, इंटर किए, खड़े हो गए, सारे बच्चे खड़े हो गए। और यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं, यहाँ पे इसके बोर्ड पे, इसके वॉल पे कुछ चीजें दिख रही हैं, इस वॉल पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, सारे वॉलों पे चीजें हैं, इन वॉलों को बच्चे गए, वॉल पे जो चीजें हैं, वो वॉल पे जो वॉल पेंटिंग है या वॉल चीज है उसको सभी बच्चे देख रहे हैं, देख करके आ रहे हैं, सभी चारों तरफ घूम रहे हैं, घूम करके देख करके क्या कर रहे हैं, अपने नोटबुक पे नोट कर रहे हैं, तो बच्चे उसके जरिए भी सीख रहे हैं, निरीक्षण करके भी सीख रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए वहां पे एक अंधजन कहीं मेले में गए, अंधजन कहीं मेले में गए, तो वहां पे चार पांच अंधजन थे, वो एक हाथी को देखे, तो हाथी को देखे तो उन्होंने जैसा निरीक्षण किया, जैसा ऑब्जर्वेशन किया, वैसा उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। किसी ने जो है हाथी की पूंछ देखी, तो पूंछ का जैसा उनका पुराना अनुभव था, तो पूंछ को देखते हाथी जो है झाड़ू की जैसी है। कि कोई जो है अंधजन वो गया, बोला कि हाथी का पैर देखा, तो हाथी के पैर को देखा तो बोला हाथी तो पीलर के जैसा है, उसका अनुभव था कि इतना बड़ा अगर खंबा हो उसको खंबा कहते हैं, तो उसने खंबे को जैसा देखा तो हाथी तो खंबे जैसा है। तो अब किसी ने देखा कि हाथी का हाथी का पेट देखा तो उसको पहले का अनुभव था कि हाथी इतना बड़ा अगर होता है उसको नगाड़ा बोलते हैं, तो हाथी का पेट बोला तो नगाड़े जैसा है। तो ऐसे ही सभी ने अलग अलग जिसने जैसा देखा वैसा वह बना सकता है। तो यहाँ पे सही सकारात्मक चीज दिखाना, यहाँ पे सही सकारात्मक चीज दिखाना, निरीक्षण कराना, सकारात्मक चीज दिखाना, बच्चे को ये ऐसे वातावरण में लेके जाना, वहां बच्चे देखे और देख करके वह सीखे, तो इसको कहते हैं क्या, निरीक्षण करके सीखना। वही दूसरा है परीक्षण करके सीखना, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट भी कैसे कर सकते हो, परीक्षण करके सीखना।
परीक्षण करके सीखना मतलब क्या? लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। बच्चे प्रयोग करेंगे तो ये भी है, प्रयोग करेंगे तो हमें भी ज्यादा सीखेंगे साइंटिफिक तरीके से। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट करके सीखना, वही और क्या? तो लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट हो गया। वाद विवाद, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो सबसे बेस्ट तरीका मतलब डिस्कशन है। डिस्कशन के जरिए, वाद विवाद के जरिए बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। अगर इनमें से सारे अच्छे तरीके हैं, सारे अच्छे तरीके हैं, वहां पे अगर और भी बात बता दी तो उसमें अगर डिस्कशन दिया हुआ तो वहां पे डिस्कशन सबसे बेस्ट मेथड होता है, बच्चे वहां पे सीखते हैं। तो वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड, तो लर्निंग बाई डिस्कशन, लर्निंग बाई डिस्कशन, डिस्कशन के माध्यम से सीखना। वाचन विधि, ये सबसे कमजोर विधि होती है, वाचन विधि, वाचन विधि, इसको सेल्फ लर्निंग भी कहते हैं, वाचन विधि। वाचन विधि मतलब क्या? रिसाइटेशन मेथड, रिसाइटेशन मेथड, रिसाइटेशन मेथड मतलब क्या? कि बच्चा खाली डिक्टेट कर लिया, सारी बातें डिक्टेट कर लिया, रिसाइट कर लिया, वाचन कर लिया, पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, तो यह ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। लर्निंग की यह मेथड जो है ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। तो यह सबसे मतलब यह निम्नतर वाले स्तर में आती है, बट सीखते यहाँ से भी है, बट ये निम्नतर वाले स्तर में आती है। लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण विधि, जिसको कि बंडूरा जी कहते हैं, बंडूरा जी इसका प्रयास करते हैं, अनुकरण विधि। तो इमिटेशन मेथड, इमिटेशन मेथड, लर्निंग का इमिटेशन मेथड, इमिटेशन मेथड के जरिए बच्चे सीखते हैं, खाली कॉपी करेंगे, वहां से नकल करेंगे, नकल करके आत्मसात कर लेंगे, बट वह चीज तब तक रहती है, तब तक रहती है जब तक दूसरी चीज आकर के हावी ना हो जाए, दूसरी चीज आकर के हावी ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एक अनुकरण विधि पे एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एक गाना अभी हाल हाल में कोई गाना आया, मान लीजिए कोई भी गाना आया, कोई भी गाना गया आया, और वो गाना आप वो जो है वो सॉन्ग आपने सुना, वो सॉन्ग सुना आपने, वो सॉन्ग आपके मन मस्तिष्क में छाया हुआ है, जहां भी जा रहे हैं वही वही जो गाना है वो गुनगुनाना है, वही गाना गुनगुना रहे हैं। आपने उस गाने को क्या कर लिया था? इमिटेट कर लिया था, इस सॉन्ग को आपने अपने मस्तिष्क में इमिटेट कर लिया था, इमिटेट करके आपने उसको गुनगुनाना स्टार्ट कर दिया, गुनगुनाना स्टार्ट कर दिया। आप एक दिन तक करेंगे, 2 दिन तक करेंगे, जब तक इसकी सिवियरिटी रहेगी और जब तक कोई दूसरा आपके मन को भाएगा नहीं, तब तक आप इसको गाएंगे। जैसे ही इस गाने के अलावा कोई दूसरा गाना आ गया, दूसरे गाने को आपने सीख लिया, ये वाला भूल जाएगा, ये वाला भूल जाएगा, आप ये वाला गाना गाने लगेंगे, ये वाला गाना गाने लगेंगे, ये वाले गाने को गुनगुनाने लगेंगे, यानी ये क्या है? यह गाना जो है आपको भूल गया, ये निकल गया। तो इमिटेशन मेथड, इमिटेशन मेथड जब तक तभी तक रहती है जब तक दूसरा हावी नहीं होता है। तो यहाँ पे इमिटेशन मेथड इसीलिए उतनी प्रभावी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, वातावरण में कुछ ना कुछ नया आप सीखते ही रहते हैं। ये नहीं कि एक भी एक चीज आ गई तो वह बिल्कुल अस्थायी बनी रहेगी, वह उसके अलावा आप कुछ नहीं सीखेंगे। वो नेचुरल है कि आना ही है आपके लिए, अलग चीज कोई आनी है, उससे प्रभावी कोई चीज आनी है, तो आनी है तो आप पहले वाली भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इमिटेशन मेथड उतनी प्रभावी नहीं होती है, उतनी प्रभावी नहीं होती है। हालांकि प्रभावी बताया है मंडूरा जी ने, बट उतनी प्रभावी नहीं होती है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रयास एवं त्रुटि विधि, थॉर्नडाइक जी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि विधि, जिसको थॉर्नडाइक जी कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? तो वहां पे उन्होंने बताया था कि इसके 3 नियम है, 3 नियम है क्या? तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 नियम बताए थे। 3 नियम यही से निकल करके आए हुए थे। तो इसको भी बताते हैं कि जितना बच्चा तत्पर होगा उतना सीखेगा, जितना बच्चा अभ्यास करेगा उतना सीखेगा, जितना बच्चा उस पर प्रभाव लेके आएगा उतना भी सीखेगा। तो ये अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम तथा इमिटेशन उसका नियम, एक्सरसाइज का नियम, यह प्रभाव का नियम, ये सभी चीजें इसके तहत आती है। तो इसको थॉर्नडाइक जी ने दिया हुआ। आगे चलते हैं, पूर्ण विधि, होल मेथड। एक पूर्ण विधि भी होती है, बच्चों को पहले दिखा दिया, पूर्ण विधि। ये छोटे बच्चों के लिए खास प्रयोग कहती है, होल मेथड। होल मेथड, होल टू पार्ट जाते हैं, बच्चों को क्या किया? पूरा पेड़ बता दिया, बच्चों को पूरा पेड़ दिखा दिया। अब पेड़ दिखा दिया, अब इस पेड़ दिखाने के बाद, पेड़ दिखाने के बाद जो है फिर उसके बाद अलग अलग भागे। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा पूरा शरीर, एक मानव का पूरा शरीर दिखा दिया। अब शरीर दिखाने के बाद पूरा दिखा दिया, अब इसे कह रहा है, अब खोल दिखा दिया, अब इसको पार्ट बताएगा कि ये हाथ है, ये सिर है, ये नाक है, ये गाल है, ये कान है।
ऐसे सभी, ये आंख है, सभी भाग उसके अलग अलग बताएगा। तो होल टू पार्ट जाना, तो सबसे पहले होल दिखाना। बैंक बैंक बताना है तो बैंक को ले आकर के दिखा देना, चलो बैंक चलते हैं, बैंक दिखा देते हैं, बैंक दिखा दिया, होल पूरी बैंक दिखा दिया, अब इसके अलग अलग भागों को दिखाएगा। तो होल मेथड यानी पूर्ण विधि, पूरी चीज पहले सब कुछ पहले एक बार पूर्ण दिखा देना, फिर उसके पार्ट में जाना। ये छोटे बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है। करते हैं अंश विधि, पूर्ण विधि भी होगी, वही अंश विधि भी है। अंश विधि होती है एक अंश विधि यानी पार्ट मेथड। थोड़े थोड़े भागों को, थोड़े थोड़े भागों को बताना, छोटी छोटी चीजों को बताना। पहले थोड़ा बताया, फिर थोड़ा बताया, फिर थोड़ा बताया, फिर थोड़ा बताया, फिर थोड़ा बताया, छोटे छोटे पार्ट में। अगर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको छोटे छोटे पार्टों में बताना, तो छोटे छोटे पार्ट में बताना होता है पार्ट मेथड। ये थोड़ा और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब पार्ट मेथड लेके आते हैं। वही होती है अंतराल मेथड, अंतराल इंटरवल या स्पेस मेथड। अंतराल विधि, स्पेस या इंटरवल, इंटरवल मेथड। यानी आज हमने बताया तो आज बताया तो कल नहीं बताएंगे, कल थोड़ा आराम देंगे, कल आराम देंगे, कल उसको लर्निंग करो, रिकॉल करो, एक्सरसाइज करो, फिर 2 दिन के बाद बताएंगे, फिर 2 दिन के बाद बताएंगे, फिर 2 दिन के बाद बताएंगे। जैसे जैसे हम क्या, हम 60 प्रश्नों की श्रृंखला रोज लेके आते हैं, 60 प्रश्नों की श्रृंखला रोज लेके आते हैं, 60 प्रश्नों की श्रृंखला रोज लेके आते हैं? नहीं, नहीं लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? संडे के दिन, जब कुछ नहीं पढ़ाया होता उस दिन लेके आते हैं। बाकी दिन रोज क्या लेके आते हैं? 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेते हैं। 20 प्रश्नों की श्रृंखला क्यों लेके आते हैं? कि 20 प्रश्न आप आसानी से एक्वायर कर लेंगे, दिन भर नहीं पढ़े हैं, 20 प्रश्न आप एक्वायर कर लेंगे। 60 प्रश्न आपने दिन भर कुछ नहीं पढ़ा है तो 60 प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं, 60 प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो ये एक वीक के बाद, एक वीक के बाद यानी 6 दिन के बाद 7वें दिन, 6 दिन के बाद 7वें दिन ये 60 प्रश्न की श्रृंखला आएगी। इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं अंतराल विधि। यानी अंतर देकर के करना, थोड़े थोड़े अंतर देकर करना, थोड़ा अंतर देना, बड़ा अंतर देना, कुछ भी अंतर देना। तो वहां पे फिक्स्ड भी होता है, वहां पे जो है वो अनफिक्स्ड भी होता है, दोनों बातें होती हैं। ये हम जब पढ़ेंगे ना स्किनर को, तो वहां पे हम ये सब जानेंगे, अंतराल विधि क्या होती है, उसको कैसे रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर सतत विधि, वही सतत असतत आ गया, सतत विधि, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। सतत विधि यानी कंटिन्यूअस, जैसे हमारा डेली चल रहा है, सतत विधि हमारा जो डेली सुबह का चल रहा है, शाम का चल रहा है, वो सतत है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस हम उसमें दे ही रहे, एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, हमारा डेली चल रहा है। सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट हो ही जाना है, वो कंटिन्यूअस है, वो रुकेगा नहीं। शाम का है तो शाम को 9 बजे 20 प्रश्नों की श्रृंखला आती है, वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है, ऐसे ही क्या है, इसको कहते हैं सतत या कंटिन्यूअस मेथड, कंटिन्यूअस मेथड। तो कंटिन्यूअस मेथड भी होता है। कभी कभी कंटिन्यूअस मेथड उतना प्रभावी नहीं होता है, कभी कभी कंटिन्यूअस मेथड उतना प्रभावी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चों को ये बोरिंग हो जाती है कि इतने टाइम पे तो आया है, और वह स्टीरियोटाइप के हो जाते हैं, बच्चे स्टीरियोटाइप के हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4 बजे डेली जगाया जा रहा है, आपको डेली 4 बजे जगाया रहा है, और आप रेडी हो गए 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, तो आप बिल्कुल हैबिचुअल हो गए उस पर, इस पे हैबिचुअल हो गए। आपके अंदर वो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा कि हमको 4 बजे जगना ही है, हमको 4 बजे जगना ही है, वो अंदर से निकल आएगा। बट अगर हम ये क्या हो गया, वो बिल्कुल एक फिक्स हो गया, तो वहां पे फिक्स हो जाता है इस पे कि बिना उसके वो करेगा ही नहीं, बिना उसके नहीं आएगा। मान लीजिए 9 बजे जगना है तो वो 9 बजे ही जगेगा, 9 बजे पढ़ना है तो 9 बजे, पर उसके पहले नहीं पढ़ेगा। उसके पहले अगर पढ़ने के लिए कह दिया, बोलेगा नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमको तो 9 बजे का टाइम दिया हुआ है। तो अगर हमने अंतराल वो फिक्स कर दिया है तो बच्चे के अंदर में वो वही फिक्स रहेगा। अंतराल अगर किया हुआ तो बच्चे को कोई नहीं है, कभी भी पढ़ाओ, हमने तो कोई टाइम फिक्स नहीं, भैया चलो पढ़ा दो हम रेडी रहेंगे, नहीं। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उसी समय पे रेडी रहेगा, उसका मस्तिष्क वही काम करेगा, बाकी समय बंद रहेगा, वही खुलेगा जाकर के, वही खुलेगा जाकर के। तो फिक्स में थोड़ी सी ये इसके ड्रॉबैक होते हैं कि बच्चे का बिल्कुल स्टूडियो टाइप हो जाता है, उसके आगे पीछे वो नहीं देखता है। यहाँ पे जब अंतरा ये इंटरवल होती है, तो इंटरवल में क्या होता है कि बच्चा को ये पता नहीं कि कब दिया जाएगा, वो इंटरवल कब है। उसमें भी इंटरवल में भी अगर फिक्स दिया है तो इंटरवल फिक्स अगर होगा तभी बच्चे को फिक्स होगा, इतने समय पे जाएंगे तो हमको मिलेगा, इतने समय पे जाएंगे तो हमको मिलेगा। तो ये दोनों में भी फर्क होता है। ये सब चर्चा हम आगे करेंगे, जब मैं लर्निंग को पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा। चलिए, तो इतनी हमने बात करी थी, क्या क्या ये मेथड्स हैं। करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद के माध्यम से सीखना, वाचन करके सीखना, अनुकरण करके सीखना, प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखना, पूर्ण के माध्यम से सीखना, अंश के माध्यम से सीखना, अंतराल के माध्यम से सीखना, सतत के माध्यम से सीखना। ये सीखना और सिखाना, ये दोनों रूपों में चलती है। ये क्या है? अधिगम की विधियां हैं। अधिगम की विधियां इस माध्यम से बच्चों को सिखाया भी जा सकता है और बच्चे इन्हीं माध्यमों से सीख भी सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम इन चीजों को मिला करके अगर कराएंगे तो और बेहतर तरीके से होगा। सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी चीजों को एक जगह अप्लाई नहीं किया जाता है, सभी मेथड को एक जगह अप्लाई नहीं किया जाता, सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीत में अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो ये विधियां अलग अलग रूपों में प्रयोग होती है। चलिए, यहां तक हो गया, आगे चलें।
आगे चले, मैसेज करिएगा, हो गया हो तो। अब समझ लेते हैं कुछ कारक इसको प्रभावित करने वाले, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कौन अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित कौन करता है उसको समझ लेते हैं। ये भी चर्चा नहीं हुई थी पिछली बार में, अधिगम का प्रभावित करने वाला कारक रह गया था, ये सब भी रह गए थे, नहीं पढ़ाया हुआ था। प्रभावित करने वाले कारक को समझ लेते हैं, क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जो प्रभावित करती हैं अधिगम को। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को समझ लेते हैं। चलिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, चलिए क्या क्या है कारक, तो हर जगह कारक आते हैं, यहाँ भी कारक आएंगे भाई, यहाँ भी प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहला तो बात आती है कि बच्चा अधिगम कैसे करेगा। अधिगम करेगा तब जब उसको पूर्व नॉलेज होगा, पीके, पूर्व नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज। जब बच्चे के पास पूर्व नॉलेज होगा, पूर्व पीके होगा, तो बच्चा और सीखेगा, तो प्रभावित करता है क्या, पूर्व ज्ञान भी। तो सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है, पीके, पीके, प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, पीके। पीके बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर बच्चे का पीके है, प्रीवियस नॉलेज है, तो बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी, बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी। अगर हम नया नया यहीं पे सिखा रहे हैं तो बच्चे को उतना तक लेके जाने में समय लगेगा, बच्चे को समय लगेगा, 2 महीने 3 महीने पहले वहां पे सेट होगा, तब जाकर के आगे लर्निंग होगी। वही जैसे मान लीजिए, मैं अक्सर एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं कि ये घड़ा है, मान लीजिए ये एक पॉट है। मस्तिष्क आपका मस्तिष्क जो है एक पॉट की तरह होता है, मस्तिष्क आपका एक पॉट की तरह होता है। अब कोई भी नई सिचुएशन है, कोई भी नई सिचुएशन है, न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन में आप आकर के न्यू सिचुएशन की लर्निंग आपको लेनी है, न्यू सिचुएशन की लर्निंग लेनी है। पहले आपके मस्तिष्क में बहुत सारी सिचुएशंस भरी हुई हैं, ऐसा नहीं है नहीं भरी हुई हैं, अब आपको ये न्यू सिचुएशन की लर्निंग इसमें डालनी है। न्यू सिचुएशन की लर्निंग अगर डालनी है, अगर ये न्यू सिचुएशन से लर्निंग से संबंधित ये घड़ा आपका भरा हुआ है पहले से, न्यू सिचुएशन से संबंधित अगर आपका घड़ा ये भरा हुआ है, यानी ये पूरा पानी पानी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें से ये भरा हुआ, अगर ये घड़ा भरा, यानी मस्तिष्क आपका पहले से भरा हुआ है, पहले से भरा हुआ है, तो जो कुछ भी हम देंगे, जो कुछ भी यहाँ पे नई सिचुएशन आएगी, वह नई सिचुएशन रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी। आप बता पाओगे, रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या, एक्सप्रेस करना। अगर ये न्यू सिचुएशन की बातें अगर आपके अंदर में पहले भरी हुई है, पूर्व नॉलेज है, तो जो लर्निंग है वो रिफ्लेक्ट करेगी, निकल के आएगी। अगर नहीं है, एक एक तो हुआ यहाँ पे, दूसरा है ये खाली खाली है, ये खाली है, और न्यू सिचुएशन की ज्ञान में अगर यहाँ पे देने हैं, तो जब तक आप ये भरेंगे नहीं, अगर जितना भरेंगे उतना ही बच्चा रिफ्लेक्ट करेगा, जितना भरेंगे उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपको पहले भरना पड़ेगा, नई सिचुएशन को भरना पड़ेगा आपको। ये हुआ पीके, विथ पीके, ये विथ पीके, और ये विदाउट पीके। ये है विथ पीके, पीके के साथ में तो लर्निंग रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे विदाउट पीके तो लर्निंग रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी इसको आपके न्यू सिचुएशन से संबंधित इसको ज्ञान नहीं है, न्यू सिचुएशन से संबंधित ज्ञान नहीं है, वहां पे क्या है, कैसे है, किस रूप में है, वो बच्चे को पता नहीं है। मान लीजिए हमें बात करें डिसेबिलिटी की, डिसेबिलिटी की बात करें, तो डिसेबिलिटी के बारे में अगर आपने नया नया एडमिशन लिया है, डिसेबिलिटी में आप नए नए आए हुए हैं, नई सिचुएशन में आए हैं डिसेबिलिटी के बारे में, तो जब तक डिसेबिलिटी के बारे में आपको पता नहीं होगा, तब तक आप डिसेबिलिटी के बारे में बता नहीं पाएंगे। कोई पूछेगा क्या, तो बोलेंगे पता नहीं, अभी तो मैं सीख रहा हूं इन द सेंस कि अभी आपके पास पीके नहीं है, आप पीके ले रहे हैं, यानी आप ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। अब लेने के बाद जब दूसरी अवस्था में जाएंगे, तो क्या होगा, ये सारी बातें आपको रिफ्लेक्ट करने लगेंगी, रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। जैसे जैसे घड़ा भरा भर जाएगा, जैसे जैसे पीके आपका मजबूत हो जाएगा, वैसे वैसे आप रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ये होता है लर्निंग के तरीके, यानी प्रीवियस नॉलेज जरूरी होता है किसी भी ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए, किसी भी ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए पीके जो है वह क्या होता है, वह चाहिए होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु कैसा है, विषय वस्तु कैसा है। अब हर हर बच्चा अलग अलग प्रकार का लर्नर होता है, हर प्रकार का। फ्लेमिंग जी भी कहते हैं, नील डी फ्लेमिंग, फ्लेमिंग जी भी कहते हैं क्या, बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब क्या, कंटेंट,
कंटेंट कैसा है, कंटेंट क्या, नील फ्लेमिंग जी कहते हैं क्या, बच्चे वार्क टाइप के होते हैं, वार्क टाइप के होते हैं, यानी विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग और काइनेस्थेटिक, बच्चे इस तरह के होते हैं। अब कोई बच्चा विजुअल लर्नर होगा, कोई बच्चा ऑडिटरी लर्नर होगा, तो अगर विजुअल लर्नर होगा तो उसे कंटेंट कैसा चाहिए, सब देखने वाला चाहिए। अगर विजुअल लर्नर होगा सब उसको साइन वाला चाहिए, साइन वाला चाहिए या पिक्चर वाला चाहिए, वो पिक्चर देखेगा तब जाकर वो समझेगा। यानी उसको अगर विजुअल लर्नर होगा तो सारी बातें कंटेंट कैसी चाहिए, विजुअल जैसी। ऑडिटरी लर्नर होगा तो उसको कंटेंट कैसा चाहिए, सुन करके चाहिए। वहीं रीडिंग वाला लर्नर होगा, रीडिंग या राइटिंग वाला होगा तो उसको लिख करके या पढ़ करके चाहिए। वहीं काइनेस्थेटिक वाला होगा तो उसको टच करके चाहिए, काइनेस्थेटिक चाहिए। तो ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के बच्चों की अलग अलग प्रकार की लर्निंग स्टाइल होती है, और वैसा ही लर्निंग होता है, और लर्निंग भी, कंटेंट भी बच्चे को प्रभावित करता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑडिटरी लर्नर है और आपने ऑडिटरी लर्नर को आपने सारा कुछ विजुअल दे दिया, बच्चा कहां सीखेगा। एक बच्चा जो है हिंदी जानता है और आपने उसको अंग्रेजी का मैटर दे दिया, बच्चा कहां सीखेगा। ऐसा नहीं कि उसकी लर्निंग कमजोर है, ऐसा सीख नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो सीख नहीं सकता है। बट यहाँ पे बैरियर क्या आ गया, बैरियर आ गया लैंग्वेज, कंटेंट, कंटेंट बैरियर कर दिया बच्चे को कि यहाँ पे हिंदी में है, हिंदी में होता तो अंग्रेजी वाला हिंदी नहीं जान पाएगा, हिंदी वाला अंग्रेजी नहीं जान पाएगा, बोलने वाला सुनना नहीं जान पाएगा, सुनने वाला बोलने वाला देखना नहीं जान पाएगा, देखने वाला बोलना नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चों के लेवल के आधार पर अगर कंटेंट होगा तो लर्निंग बेहतर होगी। तो यहाँ पे कंटेंट भी क्या है, वो प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता। बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य का हेल्थ कैसा है बच्चे का, अगर हेल्थ बच्चे का ऐसा होगा, हेल्थ अच्छा होगा और परिपक्व होगा तो बच्चा क्या करेगा, लर्निंग अच्छा करेगा। बच्चा अगर आप वही 5 साल के बच्चा, हम बच्चे को प्राथमिक में 6 साल के बाद डालते हैं, वहां पे हम 3.5 साल के बाद डालते हैं, 3 साल के बाद डालते हैं, तो हम क्यों डालते हैं 3.5 साल के बाद, हम प्री प्राइमरी में क्यों डालते हैं, हम 6 साल के बाद प्राइमरी में क्यों डालते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चा वहां तक तैयार नहीं है, उसका मेंटल लेवल अभी रेडी नहीं है, मेंटल लेवल, उसका फिजिकल लेवल अभी रेडी नहीं है बैठने के लिए, सीखने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। अगर शारीरिक स्वास्थ्य परिपक्व नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है और परिपक्व भी वो नहीं है, तो लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यह भी उसको प्रभावित करता है, उसका कैसा स्वास्थ्य है और वह परिपक्व कैसा, मेच्योर कैसा है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में और उसकी परिपक्वता हो गई। अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा और बच्चा मानसिक रूप से कैसा परिपक्व है, बच्चा मानसिक रूप से कैसा परिपक्व है। क्या बच्चा जो है वह 12 साल का बच्चा है और वह 6 साल की एक्टिविटी करता है, 6 साल के बच्चे की है, बच्चा 12 वर्ष का और 6 साल के बच्चे की एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या बच्चा ये तैयार है, नहीं। बच्चा 12 साल का है, बच्चा बहुत स्लो लर्न, बहुत ही है, वो 50%, इसका 50% है, बच्चा इसका 50% है, जो बच्चा 12 साल उसका 50% नीचे है। यहाँ पे उसका आईक्यू लेवल, उसका सीखने की गति बहुत ही धीमी है, बहुत ही धीमी है। इसलिए बच्चा क्या है, परिपक्व नहीं है। परिपक्व अगर 12 साल का बच्चा है और वो 13 साल 14 साल के बच्चे का काम कर रहा है, तो बच्चा परिपक्व, एक्स्ट्रा परिपक्व है, बच्चा एक्स्ट्रा नॉलेज वाला है, तो बच्चा और भी अच्छा कर सकता है। तो ऐसे ही बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता कैसी है वह भी देखा जाता है। अब कोई कह दे कि फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल लर्निंग करनी है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग करनी है, हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग करनी है, और बच्चा जो है वो 6 साल का बच्चा हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग करेगा क्या, नहीं करेगा भाई, अभी अवस्था में ही नहीं है वो। अभी पियाजे जी ने कहा हुआ कि बच्चा जब 11 से 15 साल में जाएगा, जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन में जाएगा तब जाकर के वो सीखेगा, अभी कहाँ बच्चा सीखेगा, अभी बच्चा नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे बच्चा जो हाइपोथेटिकल हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग है, बच्चा जाकर के जब फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था में जाएगा तब सीखेगा, अभी नहीं सीख पाएगा। तो ऐसे उसकी अवस्था जब आएगी तब सीखेगा, यह भी जो है वहां पे जरूरी होता है। चलिए आगे बात करते हैं, अधिगम की इच्छा, बच्चा कितना, वो कितना डेडिकेट है, उसकी इच्छा कैसी है, सीखने की अभिलाषा, सीखने की अभिलाषा, सीखने की अभिलाषा, विल टू लर्न। हमारे यहाँ कोई आता है, कोई आता तो हम सबसे पहले उसे यही पूछते हैं कि भैया यहाँ पे आओगे क्या, पढ़ पाओगे क्या, यहाँ पढ़ पाओगे क्या, पढ़ने के लिए आओगे, 2 साल रह पाओगे, 2 साल पढ़ना पड़ेगा, 2 साल पढ़ पाओगे तो आना, नहीं पढ़ पाओगे भैया जाना, ये इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान टास्क नहीं है, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कराई जाती है, मेहनत करी जाती है, मेहनत कर पाओगे, रहोगे तब आकर के सीखना। तो अब वो कहता है हाँ, अगर उसने कह दिया हाँ, अगर पहले से कहा कि हाँ हम करेंगे, अगर वो तैयार है तो क्या होगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा वो आसानी से सीखेगा। वही कोई तैयार नहीं, किसी के पुशअप करने से आया, कोई ने पुश किया हुआ आया हुआ है, तो बच्चा वहां पे लर्निंग नहीं करेगा। तो विल टू लर्न भी यहाँ पे जरूरी है। आगे है प्रेरणा, प्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेशन भी जरूरी है।
मोटिवेशन में जो है वह इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन वो भी यहाँ पे आकर के काम करता है। वही है चिंता, थकान। थकान अगर बच्चा करते करते थक गया है तो उसके लर्निंग को प्रभावित करेगा। बच्चा अगर करते करते थका हुआ है तो थका हुआ है, थकने पे वो बच्चा क्या है लर्निंग नहीं कर पाएगा, ये भी क्या है उसको प्रभावित करता है। और क्या वातावरण, वातावरण जैसा एटमॉस्फेयर होगा वहां पे, अगर सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारे दिन रात पढ़ रहे हैं, तो बच्चा भी वहां दिन रात पढ़ेगा। अगर वहां पे पढ़ाया नहीं जाता है, खाली मौज होती है, खाली जो है ऐसे ही हो जाता है, सब कुछ जाता है, वहां पे बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा, कभी नहीं सीखेगा। तो वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है। सीखने का वातावरण है, पढ़ने का वातावरण है, या वहां डिस्को डांस करने का वातावरण है, कैसा वातावरण है, तो उस वातावरण के आधार पर बच्चे जो है सीखने लगेंगे। वही सीखने की विधि जो हमने पीछे बताई हुई थी, सीखने की विधियां, अगर वो कौन सी सीखने की विधि अपनाई जा रही है, तो उससे भी असर पड़ता है बच्चे को। सीखने की विधि, अब सीखने की विधि मैंने दो विधि बताई हुई थी, एक टीचर ए वाला और दूसरा टीचर बी वाला। अब ए वाला टीचर कैसे सिखा रहा था और बी वाला टीचर कैसे सिखा रहा था, अब ये इन्हीं सीखने की विधि के आधार पर बच्चा भी सीखने होगा। अगर बच्चा बी वाला अप्लाई किया जा रहा है, हर जगह बी वाला अप्लाई किया जा रहा है, तो बच्चे अन्वेषण होंगे, बच्चे अन्वेषण वाले होंगे, इन्वेंट करने वाले होंगे, खोज करने वाले होंगे, ह्यूरिस्टिक करने वाले होंगे। बच्चे इस तरह सीखेंगे, बच्चे कोऑपरेट करके सीखने वाले, बच्चों मिलजुल करके सीखने वाले होंगे। नहीं अगर ये वाला होगा तो खाली बच्चा जो टीचर ने जो पढ़ा दिया वही बच्चे ने सीख लिया, टीचर ने जो पढ़ा दिया वही बच्चे ने सीख लिया। तो ऐसे यहाँ पे डिक्टेट करने वाला होगा और यहाँ बच्चे स्वतः लर्निंग करने वाले होंगे, तो सीखने की विधि भी यहाँ पे प्रभावित करती है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से सीखेंगे कि जो है कुछ और एक वातावरण लेते हैं, एक कंडीशन और ले लेते हैं, बच्चे उसमें कैसे सीखते हैं, और इन्हीं के आधार पर फिर हम आगे चलेंगे, जो है कुछ बच्चों के और वैकल्पिक उपाय समझेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चले। ये हो गया तो आगे चले, ये हो गया तो आगे चले, ऐसे करिए। अब यहाँ समझते हैं कुछ और, एक जो है क्लास ले लेते हैं, उस क्लास की बात करते हैं। इस जगह और एक प्रयोग ले लेते हैं, अधिगम को समझने के लिए दूसरी कक्षाओं का अध्ययन कर लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने के लिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को समझने के लिए कक्षा का अध्ययन, कक्षा का अध्ययन करते हैं। चलिए कक्षा का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा है, एक ऐसी क्लास है, सेम वैसी हम क्लास बना लेते हैं, वो क्लास समझते हैं। चलिए एक क्लास यहाँ पे है, एक क्लास यहाँ पे है, दूसरी क्लास यहाँ पे है, एक क्लास यहाँ पे, दूसरी क्लास यहाँ पे, यहाँ पे टीचर जो है, टीचर ए है, और कुल मिलाकर के 40 बच्चे हैं, कुल मिलाकर के 40 बच्चे हैं। यहाँ पे टीचर बी है, टीचर बी है, और यहाँ पे कुल मिलाकर के 20 बच्चे हैं। दो क्लास है, टीचर ए, टीचर बी, और 20 बच्चे, टीचर ए और 40 बच्चे, दो जगह पे, दो जगह पे है। चलिए दो कंडीशन में देखते हैं, या फिर हम चलिए हम दो को अलग अलग कंडीशन में क्यों देखें, दोनों को समान ही बच्चे कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 40 बच्चे ही कर देते हैं। समान असमान होगा तो असमान में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ सकता है, समान कर लेते हैं 40 बच्चे। अब यहाँ पे जो क्लास है, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो टीचर है, यहाँ पे टीचर है, यह बच्चों को पढ़ा रहा है, और यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे भी बच्चे हैं, बच्चे हैं, सारे बच्चे आपस में सट करके बैठे हुए हैं, सारे बच्चे आपस में सट करके बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ है ऐसे बच्चा, ऐसे बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए एक टेबल पे कितने सारे, 4-5 बच्चे बैठे हुए, बैठे हुए बच्चे में, इस क्लास में अलग बिल्कुल सट सट के बच्चे बैठे हुए हैं, सट के बच्चे बैठे हुए हैं, सट के बैठे हैं, पहला। दूसरा, क्लास बिल्कुल गंदा है, क्लास बिल्कुल गंदा है, गंदा वर्ग। और क्या, इस क्लास में लाइट की व्यवस्था नहीं है,
लाइट नहीं है, पंखा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, बहुत शोर हो रहा है, शोर बहुत हो रहा है, बच्चे सारे शरारती हैं, शरारती बच्चे। टीचर टीचर को पता नहीं है कैसे पढ़ाना है, टीचर को पता नहीं क्या वह कैसे पढ़ाना है। बताइए, एक वातावरण ये है, एक वातावरण ये है जहां पे कि टीचर को पता नहीं है, टीचर, लाइट नहीं है, तो बच्चे सारे एकदम पसीने में लथपथ है, पसीने में लथपथ है, एकदम गर्मी है, इतनी गर्मी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गर्मी से इतना कुछ बच्चे तबाहित है। और आपस में सारे बच्चे, यहाँ इतना गंदा है, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्मेल भी बहुत आ रही है, टीचर को भी, बच्चे आपस में शरारती है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, टीचर भी आए पढ़ा करके खाली 2 मिनट के लिए पढ़ा करके भाग गए, चले गए। अब ऐसी कंडीशन में बच्चे लर्निंग कर पाएंगे? ऐसी कंडीशन में जहां पे कि सारे बच्चे सटके बैठे हो, सारे बच्चे मतलब पूरा गंदा वर्ग हो, पूरी क्लास जो है गंदी हो, वहां साफ सफाई ना हो, लाइट नहीं हो, पंखे नहीं हो, शोरगुल बहुत हो, शरारती बच्चे हो, वहां पे टीचर को पता नहीं क्या पढ़ाना है, ऐसी बच्चे में लर्निंग होगी? या एक ऐसी लर्निंग है जहां पे सेम वही क्लास है और सभी बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था दी है, वर्गखंड भी बड़ा है, एक टेबल पे खाली 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक एक टेबल पे खाली 2 बच्चे बैठे हुए, फर्स्ट क्लास का पंखा है, फर्स्ट क्लास का एसी है, टीचर भी बिल्कुल डिजिटल रूप में पढ़ा रहे हैं, टीचर हर एक कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं, बच्चे को टाइम टाइम पे बच्चे को जो है जाने को मिल रहा है, आने को मिल रहा है, बच्चे को वहीं पे बच्चे को जो है पानी फर्स्ट क्लास का मिल रहा है, हर चीज बिल्कुल व्यवस्था फर्स्ट क्लास की है, तो बच्चे यहाँ पे सीखेंगे या यहाँ पे सीखेंगे? इसके दीवारों पे, सारी दीवारों पे बिल्कुल टीएलएम लगे हुए हैं, यहाँ पे टीएलएम लगा हुआ, यहाँ पे टीएलएम लगा हुआ, यहाँ पे टीएलएम लगा हुआ, यहाँ पे टीएलएम लगा, इनके पास में इंटरनेट की व्यवस्था है, इनके पास ही टैबलेट है, इनके पास सब कुछ है, तो बताइए बच्चे यहाँ सीखेंगे या यहाँ सीखेंगे? यहाँ सीखेंगे, यहाँ सीखेंगे। जहां पे टीचर खूब फर्स्ट क्लास का आकर के नई नई तरीके से पढ़ा रहा है, जहां पे बच्चा जो है सारी बातों को आपस में कोऑपरेट करके पढ़ रहे हैं, तो बच्चे की लर्निंग यहाँ होगी या यहाँ होगी? बच्चे की लर्निंग ओबियसली यहाँ पे होगी, यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी जा रही है, सारा वातावरण यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे सारा वातावरण नहीं मिल रहा है, तो वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है, वातावरण बच्चे प्रभावित करता है। यहाँ सारे बच्चे मित्रों व्यवहार कर रहे हैं, टीचर आपस में एक दूसरे से रिसिप्रोकल लर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे टीचर आया 1 मिनट के लिए पढ़ा करके चला गया, बोला मॉनिटर आकर के पढ़ा देना, लिख देना, तो यहाँ पे लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग का माहौल यहाँ पे, लर्निंग का माहौल यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज जो है वो लर्निंग भी प्रभावित करती है। अब ऐसी बात करते हैं वैकल्पिक उपाय और क्या क्या हो सकते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं, बस इतना समझ लेंगे। हाँ, स्कूल बी में बच्चे ज्यादा सीखेंगे, टीचर बी में। चलिए, ये भी हो गया, सीख लिया आपने, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ऐसे कौन कौन से वैकल्पिक उपाय हैं जिससे कि बच्चा सीख सकता है, बस इतना ही पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद थ्योरी पे आएंगे, थ्योरी अलग अलग है। ये सब चीजें अप्लाइड प्रश्न है, ये इन सब चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें अप्लाइड प्रश्न आते हैं, अप्लाइड प्रश्न आते हैं, जब आप सीखे रहेंगे तो अप्लाइड प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। बच्चों में अधिगम के वैकल्पिक उपाय क्या है? बच्चों में अधिगम के वैकल्पिक उपाय, जो हमारा मेन मुद्दा था, बच्चों में अधिगम के वैकल्पिक उपाय, बच्चों में अधिगम के वैकल्पिक उपाय क्या है? तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। एक वैकल्पिक उपाय क्या है? अनुकरण, अनुकरण के माध्यम से सीखना, जिसको कि बंडूरा जी कहते हैं कि अनुकरण के माध्यम से सीखना, तो बंडूरा जी इसको कहते हैं, बंडूरा जी कहते हैं अनुकरण के माध्यम से सीखना सिखाना। वही कहते हैं प्रत्यक्ष प्रशंसा व इनाम प्राप्त कर, बच्चे प्रत्यक्ष प्रशंसा लेकर के सीख सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रशंसा एवं इनाम लेकर। जिसकी बात करते हैं कौन? स्किनर, स्किनर की बात करते हैं इसकी, कि स्किनर जी कहते हैं कि यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग, जितना हम ऑपरेंट कंडीशनिंग लगाएंगे बच्चा उतना ही सीखेगा, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया। वही बात करते हैं अवलोकन के माध्यम से, यहाँ अनुकरण और अवलोकन, अवलोकन की बात जो है बंडूरा जी करते हैं, अवलोकन के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई अवलोकन में, तो 4 अवस्थाएं उन्होंने बंडूरा जी ने बताया हुआ, 4 अवस्थाएं क्या बताया कि ध्यान की प्रक्रिया, स्मृति की प्रक्रिया, ध्यान स्मृति, अवलोकन में ध्यान स्मृति, ध्यान स्मृति, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण और क्या? प्रेरणा,
प्रेरक प्रक्रिया, यह बंडूरा जी कहते हैं। कौन कहता है? बंडूरा जी। अवलोकन की प्रक्रिया, ये भी बंडूरा जी और ये भी बंडूरा जी। बंडूरा जी कहते हैं कि बच्चे जो है अवलोकन से सीखते हैं, तो पहले ध्यान लगाते हैं, स्मृति में लेके आते हैं, फिर पुनर्निर्माण करते हैं, फिर प्रेरक प्रक्रियाओं के जरिए सीखते हैं। तो ये भी कहते हैं, जबकि ये भी उतना स्ट्रांग नहीं है। आगे चलते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि से, एक तरीका ये हो गया अनुकरण से, दूसरा हो गया इनाम लेकर के, तीसरा हो गया अवलोकन के माध्यम से, चौथा क्या? तो चौथे के लिए बात हो रही है कि प्रयत्न एवं त्रुटि के माध्यम से। प्रयत्न एवं त्रुटि के माध्यम से, तो इसको कौन कहता है? इसको कहते हैं कौन? थॉर्नडाइक जी कहते हैं। थॉर्नडाइक जी कहते हैं, इसमें कहते हैं क्या? इसमें 3 नियम बताते हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें 3 नियम बताते हैं। ये 3 नियम ये लिख देते हैं। तत्परता एवं प्रभाव का नियम। ये प्रभाव के नियम से बच्चे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीख सकते हैं, थॉर्नडाइक जी कहते हैं। फिर वही बात करते हैं आगे। तो बच्चे क्या करते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं सहभागिता के जरिए। ये भी ऑप्शन है बच्चों के लिए। सहभागिता के माध्यम से सीखना, सहभागिता के माध्यम से सीखना, ये भी बच्चों के लिए ऑप्शन है। और क्या है ऑप्शंस? तो बच्चा खोज पूछताछ के माध्यम से सीख सकता है। खोज एवं पूछताछ के माध्यम से सीख सकता है। तो खोज एवं पूछताछ को किसने बताया है? तो खोज और पूछताछ को जेरेमी ब्रूनर जी ने बताया हुआ है। इसको जेरेमी ब्रूनर जी ने बताया हुआ है। जेरेमी ब्रूनर जी ने 1960 में, जेरेमी ब्रूनर जी ने 1960 में बताया हुआ है। और यह क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि इसमें इसमें क्या होता है? इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि बच्चे जो है वह सक्रियता का, ये कुछ सिद्धांत बताते हैं, तो बताते हैं, कहते हैं सक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, ये सब बताएंगे, हम चर्चा करेंगे, अभी बस इतना ही समझ लीजिए। ये सक्रियता का सिद्धांत की बात करते हैं, यह तर्कपूर्ण चिंतन की बात करते हैं। तर्कपूर्ण चिंतन, सक्रियता का सिद्धांत, तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत। फिर जो है ये कहते हैं कि जो है उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत। और भी क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि विकल्पों की खोज का सिद्धांत, विकल्पों की खोज, वही अल्टरनेटिव। तो ये 5 सिद्धांत जो है वो देने का काम करते हैं कौन? जेरेमी ब्रूनर जी करते हैं। तो ये भी सिद्धांत बच्चे इसके जरिए भी सीख सकते हैं, खोजपूर्ण के रूप में। और बच्चे कैसे सीख सकते हैं? तो समस्या समाधान के रूप में सीख सकते हैं, समस्या समाधान के रूप में। तो ये इतने बच्चों के पास अल्टरनेट ऑप्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन है, इसके अलावा बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन है। मेन यहाँ पे इतने अल्टरनेट ऑप्शन मैंने आपको सुझाए हैं कि बच्चे जो है अनुकरण के माध्यम से सीख सकते हैं, जो जिसको कि बंडूरा ने दिया प्रत्यक्ष और इनाम लेकर के बच्चे कर सकते हैं, स्क्रीन ने सुझाया। अवलोकन के माध्यम से सीख सकते हैं, वापस बंडूरा ने बताया, उसमें 4 बताए, उसमें 4 स्टेप बताए, ध्यान, स्मृति, पुनर्निर्माण और प्रेरक प्रक्रिया। प्रयत्न त्रुटि के माध्यम से थॉर्नडाइक जी ने बताया अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। सहभागिता के माध्यम से, कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से सीख सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म का उपाय है। इसको जो है बात कर सकते हैं, इसको सुझाने का काम, इसको देने का काम किसने किया? तो इसको काम कर सकते हैं कौन? तो वाइगोस्की जी ने इसको सुझाया था, वाइगोस्की जी ने। बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, वाइगोस्की जी ने बताया। वहीं जो है यह सहभागिता का सिद्धांत, खोज परख का सिद्धांत और समस्या का सिद्धांत, इन माध्यमों से भी बच्चे क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। यहाँ पे बात हो गई। अब हम इन्हीं के आधार पे, ये अनुकरण के माध्यम से बच्चे, और कौन बताने वाला है? प्रशंसा के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, और कौन बताने वाला है इसमें? इन सभी के सिद्धांत। अब इन सभी के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आगे जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा सिद्धांतों के बारे में। आगे हमारा आएगा सिद्धांतों के बारे में। तो अलग अलग सिद्धांत जो है हम उसको लेके आएंगे। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का सिद्धांत आएगा, पाउलो का सिद्धांत आएगा, स्किनर का सिद्धांत आएगा, हल का सिद्धांत आएगा, गुथरी का सिद्धांत आएगा, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत आएगा,
फिर टॉलमैन का सिद्धांत आएगा, गाइने का सिद्धांत आएगा, लेविन का सिद्धांत आएगा, बंडूरा का सिद्धांत आएगा। ऐसे अलग अलग सिद्धांत हैं। उन अलग अलग सिद्धांतों में बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके लिए अलग वैकल्पिक उपाय क्या मिलेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे लेक्चर जो है अब यहाँ फिनिश करते हैं। चलिए कुछ जो है कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखे, 5 ही रखे हैं प्रश्न।